हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें हिंदी का रहेगा, सोशल स्टडी का, जीके जीएस है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। सबसे पहले हिंदी से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है मनोह प्लस योग, दूसरा ऑप्शन है मनः प्लस योग, तीसरा ऑप्शन है मनः प्लस आयोग, चौथा ऑप्शन है मनो प्लस आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मना प्लस योग, क्योंकि मनोयोग में कौन सी संधि है? मनोयोग में विसर्ग संधि है। मनोयोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इनमें से छांटना है कौन सा बहुव्रीहि समास। पहला ऑप्शन है निसी दिन, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुवन, तीसरा ऑप्शन है नीलकंठ, चौथा ऑप्शन है पुरुष सिंह। पुरुष सिंह में कौन सा समास है? पुरुष सिंह में तो तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष। और त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिभुवन 3 है तो इसलिए तत्पुरुष द्विगु समास। और निस्दिन में कौन सा समास है? निस्दिन में मतलब रात दिन, दिनों रात, तो यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। यानी कि बहुव्रीहि समास का क्या होगा आंसर? सी, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, यानी कि किसको कहा जा रहा? नीला है कंठ। नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है? भगवान शिव का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर खोटा। खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा खोटा इसमें क्या लगा है? योजक लगा है। क्या लगा है? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह वाला कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्विगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि योजक चिन्ह किस समास में उपयोग होता है? द्वंद्व समास में होता है। तत्पुरुष चिन्ह में कारक लगे होते हैं। बहुव्रीहि जिसका कोई विशेष अर्थ निकले। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है संदेहवाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा इच्छावाचक। ये हमारी इच्छा है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट आंसर है, एसिड के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? एसिड का हिंदी क्या होगा? पहला ऑप्शन है अनुकूल होना, दूसरा ऑप्शन है संक्षेप करना, तीसरा ऑप्शन है कमी करना, चौथा ऑप्शन है मान लेना। एसिड के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? एसिड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है मान लेना। एसिड हम एग्री कर लिए, मान लिए, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा शब्द, चौथा शब्दांश। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा जी? क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक्य कहलाएगा। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बने होते हैं। और शब्दांश क्या होते हैं? वाक्य का एक पार्ट शब्दांश कहलाता है। नेक्स्ट है परलोक का विश्लेषण। परलोक का विश्लेषण क्या है? पहला ऑप्शन है परम लोक, दूसरा ऑप्शन है परलोकी, तीसरा ऑप्शन है पारलौकिक, चौथा ऑप्शन है लोक के पार। तो पारलोक का विशेषण बताना है। पारलोक का विशेषण क्या होगा? पारलौकिक होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गाल बजाना। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला इसमें आंसर है क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना बहुत लोग कहते हैं कि गाल बजा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है डींग हाँकना, दूसरा ऑप्शन है चुप रहना, तीसरा ऑप्शन है चिंता करना, चौथा ऑप्शन है बाजा बजाना।
तो गाल बजाना यानी कि हो जाएगा डींग हाँकना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डींग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है वकीलों ने कागज की जांच की। दूसरा ऑप्शन है इत्र से में सुगंध है। तीसरा ऑप्शन है वह डाल महीन है। तीसरा ऑप्शन है उसने तो हस्ताक्षर कर दिए। इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो अशुद्ध, वकीलों ने कागजों की जांच की, ये भी तो सही है, इनमें कहीं गलतियां नहीं है। इत्र में सुगंध है, ये भी सही है। उसने तो हस्ताक्षर कर, ये भी सही। वह डाल महीन है, यहाँ महीन लगा, महीन की जगह पे क्या होना चाहिए? पतली या पतला होना। वह डायल पतला है या पतली है? पतली होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध? ये बहती चली जा रही है यानी कि क्रिया पे जोर दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा? कर्तृवाच्य छांटना है। कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, पहला है। वृद्ध से बैठा नहीं गया। तीसरा है भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। चौथा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। उसके बाद है इसमें कर्तृवाच्य, तो यहाँ पुस्तक पढ़ी हो जाती है, कर्म हो जाएगा, कर्मवाच्य है। कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जा रहा है। और कर्तृवाच्य वृद्धि से बैठा नहीं रहा, भाववाच्य। यहाँ संबंध मिट्टी उठाई जा रही, यहाँ कर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। किसने छोड़ा? भारत ने छोड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध छांटना है। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। दूसरा क्या है? तब शायद वह अवश्य आएगा। तीसरा है वह भारत कोई को मत कहना, यह बात कोई को मत कहना। चौथा है सड़क में भीड़ जुट गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य में क्या है? पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत गरीबी का अंत हो जाएगा, भारत में गरीबी का अंत हो जाएगा, यह शुद्ध है, यही शुद्ध है। तब शायद वह अवश्य आएगा, तब शायद वह अवश्य आएगा या वह अवश्य आएगा, तो तब वह, यहाँ वह होना चाहिए, शायद यहाँ होना चाहिए, तब ये सही होता है। यह बात किसी को मत कहना, यहाँ किसी को होना चाहिए। सड़क में, सड़क पर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा रस, तीसरा अलंकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शब्द शक्ति भेद के अंदर क्या आता है? 3 आता है। अभिधा आता है, हर वीडियो में हमने बताया है। अभिधा आता है, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लक्षणा है। शब्द नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। पहला ऑप्शन है अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, उसे उल्टा कहा जा रहा है, मतलब उस पे व्यंग खींचा जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा सी, व्यंजना, उसका उल्टा कहा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा अनुप्रास, तीसरा यमक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जब क्या होता है, क्या कहा जा रहा है इस पे? जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दर्शाई जाती है तो क्या कहा, उसमें कौन सा अलंकार होता है?
समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, तो उसमें कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा छेका अनुप्रास, तीसरा लटा अनुप्रास, चौथा अंत्या अनुप्रास। तो वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे? तरन तजुराटट तमाल तरुअर बहुछाई। इसमें तावड़ कई बार आए, ताव की आवृत्ति हुई, इसलिए क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन में एक अलंकार पहचाने। मैं परिवर्तन चिर नवीन समय के पंखों पर आसीन। पहला ऑप्शन है मानवीकरण, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा उपमा। कौन सा अलंकार इसमें है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में एक अलंकार बताइए। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा मानवीकरण, तीसरा रूपक, चौथा श्लेष्म। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसे? माथे क्रीड बज दिन जंगल मंद हंसी जुन्हाई। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चंद्रमा से मुख पर मंद हंसी चांदनी सी सुंदर लगती है। कृष्ण के चंद्रमा से मुख पर मंद हंसी चांदनी सी सुंदर लगती है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत हिमालय की धवल वह सुरसरी और टूटती, मानो पयोधि से धारा के दुग्ध धारा छूटती में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे मानो आया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आया? मानो। तो कौन सा अलंकार है? पहला श्लेष्म, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा यमक। तो जनहु मनहु मानो जानो, ये किस अलंकार का ट्रिक है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक है। इसका राइट आंसर होगा सी। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मोहब्बत एक मीठा जहर है, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है विरोधाभास, दूसरा श्लेष, तीसरा रूपक, चौथा यमक। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? पहला ऑप्शन है छिद, दूसरा छद्र, तीसरा छन, चौथा छम। तो इसका राइट आंसर होगा ए, छिद शब्द से बना है। छिद शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? मानुष है जो तो वही रस खान, वसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। पहला ऑप्शन है इंद्र व्रजा, दूसरा सवैया, तीसरा कवित्व, चौथा उपेंद्र व्रजा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें सवैया है। कौन सा छंद है? इसमें सवैया छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? पांचाली, पहला ऑप्शन है माधुर्य, दूसरा ओज, तीसरा प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? तो इससे प्रसाद गुण से संबंधित है। प्रसाद गुण से। प्रसाद गुण के क्वेश्चन बहुत ही बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाइएगा प्रसाद गुण का क्वेश्चन। वात्सल रस किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है करुणा के भाव को, दूसरा वाल सुलभ भाव को, तीसरा निर्वेद के भाव को, चौथा घृणा के भाव को। वात्सल रस किसे कहते हैं? तो वात्सल वाल सुलभ भाव को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाल सुलभ भाव को कहते हैं। आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्न। हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? हरित खाद जो होता है मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन व फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस व कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन। तो हरित जो खाद होता है क्या होता है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जिससे मिट्टी में क्या पोषक तत्व तथा जैविक पदार्थों की आपूर्ति होती है। हरित क्या होता है? फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन हुआ, मूंग हुआ,
ज्वार हुआ आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है हरित खाद? जैसे फसल उगाया जाता है, मान लिया धान या गेहूं की खेती होगी, उससे पहले क्या कर देते हैं, पटसन, मूंग जैसे ज्वार आदि को उगा देते हैं। फिर उसको बिना काटे हुए वहाँ पे हल चला देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे हरित खाद प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया समीकरण किस प्रकार की अपक्रिया है? PbNO3 का होल ट्वाइस +2 Ki PbI +2 KNO3। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा द्विविस्थापन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो Pb कहाँ गया? PbI के साथ क्रिया हुआ और KNO3 के साथ क्रिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो विस्थापन हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सा? द्विविस्थापन अपक्रिया। एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 15 है, उसके लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही होगा? तत्व वर्ग 15 का है, दूसरा तत्व की संयोजकता 4 है, तीसरा तत्व अधातु है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है, एक यह तत्व जो है अधातु है। क्या है? तत्व अधातु है। और इसकी अगर ये मतलब इसका परमाणु संख्या 15 है, तो इसका संयोजकता कितना होगा? 18 - 15 कितना हो जाएगा? 3 संयोजकता हो जाएगी। इसकी संयोजकता 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा काली चूना, तीसरा संगमरमर, चौथा हवा। इनमें से कौन यौगिक नहीं है? यौगिक छांटना है। तो जो हवा है ये यौगिक, एक तो मिश्रण, हवा क्या है? यौगिक नहीं है, यह क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। जल H2O ये तो यौगिक है। संगमरमर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी यौगिक है। और काली चूना जो है क्विक लाइम है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ये भी एक यौगिक है। हवा जो है एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा साइकस, तीसरा सेलाजिनेला, चौथा सेंड्रस। तो किसे किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, साइकस। गोल्गी उपकरण की कमी है। पहला ऑप्शन है जिगर की कोशिकाओं में, दूसरा उच्च पौधे में, तीसरा नील हरित पौधे शैवाल में, चौथा ईस्ट में। गोल्गी उपकरण की कमी है तो किसमें कमी रहती है? नील हरित शैवाल में। किसमें? नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल की कोशिकाओं में गोल्गी उपकरण नामक कोशिकांग नहीं पाए जाते। यह क्या होता है? यह प्रोटीन तथा लिपिड्स को तथा पैकेज करने का कार्य करता है। पैकेज करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है अजैविक कारक, दूसरा जैविक, तीसरा मनुष्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर कौन कौन से आते हैं? मनुष्य आ जाता है, जानवर, पेड़ पौधे। और अजैविक के अंदर जल, वायु, मिट्टी, वन। तो इसका विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा तापमान, तीसरा रक्षक कोशिकाओं में पानी, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो किस पर निर्भर करता है? रंध्रों के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो किस CO2 की सांद्रता, ऑक्सीजन, तापमान, रक्षक कोशिकाओं में कमी और कोई नहीं है निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रक्षक कोशिकाओं में पानी ही, क्योंकि वो जल पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो यहाँ रक्षक कोशिकाओं में पानी ध्यान नहीं आ रहा था, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात। पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा 3:1, चौथा 1:2, चौथा 1:3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव युग्मनज और शुक्राणु में
क्या अनुपात बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। इसका राइट आंसर ए है सही। इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? स्वतंत्र रूप से जो कोई भी वस्तु गिर रहा है उसके लिए सत्य। यह असमान गति से चलता है, इसका वेग शून्य है और इसमें निरंतर निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। चौथा, इसमें असमान त्वरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर? फ्लोटिंग त्वरण के मान जी का मान पृथ्वी पर क्या इसका वेग शून्य है? एक समान त्वरण इससे असमान, इसमें समान त्वरण, इसका वेग शून्य, इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण उत्होत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। दूसरा क्या है? कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा। चौथा, कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा। चौथा है अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरने लगेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व के दुगुना है और उसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? पहला ऑप्शन है 380, दूसरा 152, तीसरा है 76, चौथा 38। तो किसके होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 76/2 तो आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, दूसरा तुरहिया, तीसरा मेगाफोन, चौथा सभी। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी में किया जाता है। किस में हो जाता है? सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा बिजली, तीसरा वायु, चौथा बिजली। तो इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बिजली जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि ये मानव निर्मित संसाधन है। और मिट्टी हुआ, पानी हुआ, वायु हुआ, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तीसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता के जिम्मेदार होते हैं और एक कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड साल्ट जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई, साक्षरता। तो चिपको आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था? वृक्षों को काटने से बचाना था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया और अहिंसक आंदोलन था, जो वर्ष 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा कोयला, चौथा इनमें से कोई नहीं। कच्छ और खंभात की खाड़ी में, तो कच्छ और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं। ज्वारीय ऊर्जा की, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता कितना है? 9000 मेगावाट है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो में पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। डायनमो के द्वारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। डायनमो क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, दूसरा विद्युत सिग्नल में, तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना क्या करती है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती है। विद्युत सिग्नल में परिवर्तित जो नर्वस की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचता है और इस प्रकार हम लोग को किसी वस्तु की सही तरीके से देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए, आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। हिटलर भी किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? पहला ऑप्शन है नाजीवाद, दूसरा फांसीवाद, उग्रवाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। किसका? नाजीवाद का प्रवर्तक था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर था। नाजीवाद एक विचारधारा थी जिसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में के दशक में हुआ था और 1945 द्वितीय विश्व युद्ध तक चला था। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है? पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि, तीसरा है कार्बनिक, चौथा रोपड़ कृषि। तो कौन सा इसमें वाणिज्यिक कृषि नहीं है? वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि शामिल है। जैसे कार्बनिक, ये जो सी है ये शामिल नहीं है वाणिज्यिक कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्कन एक बड़ा हिस्सा है साम्राज्य के नियंत्रण में था। वाल्कन एक बड़ा हिस्सा किसके साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। तो वाल्कन किसका था? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा रूस, तीसरा प्रशिया, चौथा तुर्क। तो किसका था? तो तुर्क का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था वाल्कन। तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1800 यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव, दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा हुई थी। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा 1769, तीसरा 1773, चौथा 1775। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में जेम्स हॉर्गीस द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? जेम्स हॉर्गीस के द्वारा हुआ था। और इस मशीन का निर्माण के द्वारा क्या होता था? तो सूत की कताई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, तीसरा पर्वतीय वन, चौथा मैंग्रोव वन। तो रबड़ किस प्रकार का वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ओस, दूसरा वर्षा, तीसरा बर्फ या ओला, चौथा धुंध। तो धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। क्या कहलाता है? धुंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन कौन करता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो दालों का उत्पादन करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर सी, मध्य प्रदेश। दालों के उत्पादन और उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कॉपर, चौथा चूना पत्थर। बालाघाट, तो बालाघाट किस में किया जाता है? कॉपर का। किसका? कॉपर खनिज का खनन किया जाता है।
और बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी युग की छाल, सुइयां, टहनियों और जड़ों को निकाला जाता है का उपयोग इलाज के लिए किया जाता है और यह इस प्रकार बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा मलेरिया, तीसरा मधुमेह, चौथा कैंसर। क्या है? टैक्सोल। टैक्सोल किसके? कैंसर रोग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा एक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, तीसरा है ऊर्जा के ना तो नवीकरणीय और ना ही गैर नवीकरणीय स्रोत, चौथा इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। गैर नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग, दूसरा रेमंड कृत्रिम उद्योग वस्त्र उद्योग, तीसरा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, चौथा है टाटा लौह इस्पात उद्योग। किसके अंतर्गत? उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है। कौन सा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत आता है। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में बोकारो झारखंड में स्थापित किया गया था। झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? पहला ऑप्शन है 0.2, दूसरा ऑप्शन है 0.28, तीसरा 0.33, चौथा है 0.07। तो बिहार का 0.07% जो है वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा उत्तरी अमेरिका। चिली जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी सैंटियागो और आधिकारिक मुद्रा पीसो है। आधिकारिक मुद्रा क्या है? पीसो है और इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो है। क्या? सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका, चौथा ब्रिटेन। तो मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। और जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का के तहत संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा चुनाव आयोग, चौथा प्रधानमंत्री। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसे पद से तब भी हटाया जा सकता है जब आदेश संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? पहला ऑप्शन है विविधता में एकता, दूसरा ऑप्शन है संवर्धन संभव, तीसरा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। तो इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष जो है ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है बहुजन समाज, दूसरा क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा एकात्म मानवाधिकार, चौथा आधुनिकता। भारतीय जनता का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्या है इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत? तो इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है आधुनिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आधुनिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? पहला ऑप्शन है इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, दूसरा है हमेशा निराशा पैदा होती है, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रभाव जो समाज के बड़े वर्ग पर पड़ता है विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है?
पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा परिवारवाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत में ये लोकतंत्र की एक क्या चुनौती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न थे। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।